जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिहार दरोगा 2023 की सीरीज़, इसमें हम अभी कवर कर रहे हैं बिहार दरोगा का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2008 से लेके 2022 तक। तो वो सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं इसमें। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम मार्केट में जितनी भी सेट आती जाएगी सारे सेट को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 सेट कवर कर दिए हैं, ये हमारा चौथा सेट है। तो आशा करता हूँ आप लोग वो 3 सेट भी देखे ही होंगे। अगर सेट अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप आते हैं देखने के लिए वीडियो को, तो ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देख के चले गए। देखना है तो अच्छे से देखिए, पढ़ाई करनी है, रिज़ल्ट बनानी है तो अच्छे से ध्यान दे के वीडियो को देखा कीजिए। आए और 1 मिनट इधर देख लिए, 5 मिनट उधर देख लिए, तो इससे रिज़ल्ट नहीं बनने वाली। रिज़ल्ट बनाने के लिए एकाग्र रूप से वीडियो को देखना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर-उधर करने से रिज़ल्ट बन जाती है, नहीं बनती है रिज़ल्ट, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेट जो बिहार दरोगा का सेट है, और ये हुआ था 22/7/2018 को, और उसी सेट को अभी हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। और मैं बता दूं कि ज़्यादा मैं डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो भी इम्पोर्टेंट बात होगा मैं इसके साथ ही साथ बताता चलूँगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, हाँ वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला है क्वेश्चन कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल जो है वो जीरोप्थेल्मिया यानी विटामिन ए की कमी अगर आपके पास है, यानी आँख के रोग से संबंधित कोई भी रोग आपको है, तो आप सुनहरा चावल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की जो जो गोल्डन चावल है, ये सुनहरा चावल विटामिन ए का स्रोत है। तो सुनहरा चावल की खबर जो है कब आई थी, ये पता है आपको? तो सुनहरा चावल की खबर आई थी 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में। और किसमें? साइंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? ओजोन परत के संरक्षण में। आपको पता ही होगा कि ओजोन परत में छिद्र होने लगा, यानी छेद होने लगा, और वो किसके कारण से होता है? CFC के कारण से। और ग्लोबल वार्मिंग भी उसमें थोड़ा बहुत भूमिका निभा रहा है छिद्र करने में। तो CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बैठक है। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बैठक है। ये बैठक कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। और लागू कब से हुई? तो 1 जनवरी 1989 से यह लागू हो गया, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ओजोन परत में छिद्र होने की बात जो है उसका पता कब चला सर्वप्रथम बार? तो उसका पता सर्वप्रथम बार चला था 1985 में। और इसका मुख्यतः मैंने आपको बता ही दिया कि CFC इससे मुख्यतः क्षति पहुंचा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। किससे? पानी खाद्य पदार्थ से। अगर आपके पास पानी कहीं पे जमा हुआ पानी है और उसमें अगर कीड़े उड़े पड़ रहे हैं तो उस कारण से ये टाइफाइड होते हैं। तो अगर आपके आसपास कहीं भी जमा हुआ पानी है तो आप उसे बिल्कुल ही हटा दें, या फिर ऐसा कोई स्पेस है जो हटा नहीं सकते तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते रहें, ठीक है। और इस जीवाणु का क्या नाम है जो टाइफाइड होती है, किस जीवाणु के कारण से होती है? तो उसका नाम है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसी को हम आंत का बुखार के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा रोहू और कतला। रोहू और कतला जो है वो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। स्वच्छ जल में ये मछलियाँ पाई जाती है। और ये सभी जो है अनियत तापी है। अनियत तापी, इनके मतलब इसकी जो ताप है उसका कोई नियत नहीं है। प्रत्येक ताप में ये लोग खुद ही ढल जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, पता है आपको? जैसे मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हम कुछ और देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो भी स्थित है देहरादून में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो भी स्थित है देहरादून में। इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आ गया वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित है? तो वो पर्वत चोटी है कामेट। कामेट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। कितनी है? 7756 मीटर कामेट पर्वत चोटी की हाइट है, यानी ऊंचाई है। ठीक, चलिए अब एक दो और बात कर लेते हैं। अपने भारत में जो स्थित है उसी पे हम अभी बात करेंगे। एक बात करते हैं नंदा देवी पर्वत के बारे में। तो नंदा देवी पर्वत भारत में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 7817। कितना? 7817 मीटर। और दूसरा एक है नंगा पर्वत, वो भी भारत में, उसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, यानी 8126 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है? तो मैं बताता हूँ फिर से। जापान के योकोहामा शहर में 1994 में एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य द्वारा सम्मेलन किया गया था। तो वो किस संदर्भ में सम्मेलन किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वो किया गया था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। मतलब जापान में बहुत सारे भूकंप, मतलब भूकंप जो प्राकृतिक आपदा ही है, तो जापान में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र सदस्य द्वारा 1994 में बैठक किया गया, सम्मेलन किया गया और उसी पे विचार किया गया। तो किसके संदर्भ में था? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, उसे कैसे नियंत्रण किया जाए उसके संदर्भ में ये सम्मेलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो असम के डिगबोई में। कहाँ पे? असम के डिगबोई में स्थित है। ठीक है, तो ये डिगबोई कारखाना कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। और भारत का दूसरा बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का दूसरा बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पे? अकबर के कहने पे हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, हुमायूंनामा में क्या है? मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। किसकी जीवनी है? हुमायूं की जीवनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1303 ईस्वी में सीरी के किला का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब अकबर जो है 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। ठीक है, और 1567 से 68 में अकबर के चित्तौड़ अभियान के दौरान फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गए। कौन कौन? फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गए। अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा अकबर ने कहाँ दिया था? तो चित्तौड़ में ही अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको भी पता होगा कि शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। और सोमदेव ये किस काल में थे? तो सोमदेव गुप्तकालीन लेखक हैं। कब के? गुप्तकालीन लेखक हैं सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्र आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की एक पुस्तक बहुत ही
प्रचलित है सूर्य सिद्धांतिका। कौन सी पुस्तक? सूर्य सिद्धांतिका, इसे याद रखिएगा। और आर्यभट्ट ने बीजगणित और त्रिकोणमिति आदि में अपना योगदान दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। आपको भी पता होगा जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर वे कौन थे? महावीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो वो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये बताइए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको पता होगा, एनी बेसेंट। और कब की थी? 1917 में। कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 18, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और गांधी जी ने क्या लौटा दिए थे? गांधी जी लौटा दिए थे केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा दिए थे इसी के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांतों में बने? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? वो बने 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर, भी ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई। नवाब सलीमुल्लाह की स्थापना में कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, वहीं पे। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। और ये कब स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों भी थे। आत्माराम पांडुरंग ये दोनों थे। और इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1867 ईस्वी में, 1867 में। कब? 1867 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुआ? गांधी जी जो दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे, इसका प्रारंभ कब हुआ? तारीख और वर्ष दोनों पूछ रहा है, बताइए। तो इसका प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसमें कितने सहयोगी ने भाग लिया था? तो इनके साथ 78 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो वो कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सदस्य देश के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्य देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बताइए। तो ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाए यदि CRR कम कर दी जाए। अगर CRR कम कर दिया जाएगा तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? कौन सा महारत्न नहीं है? ये पूछ रहा है, महारत्न नहीं है, बताइए इसमें से। तो इसमें से BSNL जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो ऑप्शन पढ़ने पे ही पता चलेगा कि कौन सा गलत है। पहला है, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, सही है। सूचकांक के प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? वो आधारित थी PC महालनोबिस के ही संरचना पर, ठीक है, मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है उसका पहचान करना है। विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण रिजर्व बैंक का कार्य है। करेंसी जारी करना रिजर्व बैंक का कार्य है, ठीक है। और सिक्का जारी करना, तो सिक्का के बारे में किसका कार्य है? वो है वित्त मंत्रालय का कार्य, ठीक है। और जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये जो है ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नगद आरक्षण का संरक्षण, ये भी रिजर्व बैंक का कार्य है। चलिए, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो तिलहन के, अच्छा, कौन सी क्रांति? तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति ये पूछ रहा है, बताइए। आपको पता ही होगा, पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? जो सबसे शिक्षित राज्य होगा उसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम होगा। तो इसमें से सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा में, ठीक है। तो इसका स्थापना कब किया गया था, बताइएगा। इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अच्छा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या का ज्ञात करें। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है वो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में प्रारंभिक में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया, बताइए। ये भाग 4 का ए में, यानी अनुच्छेद 51 के क में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है, बताइए। ये है हेगेल का। किसका? हेगेल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, कब किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये कब एक्सेप्ट कर लिया गया, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इससे 40 दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आप जोड़ के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसे कब एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? और उद्देश्य प्रस्ताव की जो उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से लिया गया? वो लिया गया है USA से। और उद्देश्य प्रस्ताव की जो भाषा है, यानी प्रस्तावना की जो भाषा है, वो लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी 1929 लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाता है वो भी थे राजेंद्र प्रसाद। ऐसा तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि सिर्फ एक ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा हुआ, बताइए? तो ये हुआ था 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि अलग अलग रिलीजन, यानी हिंदू के लिए अलग निर्वाचन होगा, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन होगा, यही, ठीक है। तो यही है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कब हुआ था? 1909 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है, ये पूछ रहा है। तो अधिगृहित संपत्ति होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वंशानुक्रम, जन्म और देशीकरण के हिसाब से आप बन सकते हैं भारत का नागरिक। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, और इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के 93 अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 93 में है। अच्छा ये बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक है, अरे ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ये जो है पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और राज्यों का की विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्यों के विधानमंडल का गठन किया जाता है अनुच्छेद 168 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो कौन से मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो अनुच्छेद, मैंने कल या परसों वाली वीडियो में भी बताया हूँ, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 30 नहीं देवा, 30 भी आप लिख लीजिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सत्य कथन चुनना है। चलिए ठीक है, सत्य कथन चुनते हैं। राज्यसभा में 11 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करता है, क्या सही बात है? गलत है। कितने सदस्यों की? 12 सदस्यों की। ठीक है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। प्रत्याशी किसी भी राज्य का हो सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, कभी नहीं, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी संशोधन कर दिया गया जिसके तहत अब कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किए जा सकते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्य कथन चुनिए। फिर से सत्य कथन चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, हाँ ये तो संवैधानिक निकाय, ये तो सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल गलत बात। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, नहीं, हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, बिल्कुल गलत बात है। तो अच्छा ये बताइए, वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। अच्छा ये बताइए, अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 25 सदस्य की। 25 सदस्य बोले या ना बोले, लेकिन जितने भी टोटल सदस्य होते हैं उनका 1/10। कितना? उनका 1/10, जिसे हम कोरम के नाम से भी जानते हैं, कोरम। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो अभिक्रिया दर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्वेश्चन 49, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनोट्यूब ये है फ्लोरीन्स संरचनात्मक परिवार का सदस्य।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? बताइए। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। ठीक है। तो ये बेल धातु किससे बना होता है बताइए? तो तांबा एवं टीन से बेल धातु बना होता है। किससे? तांबा एवं टीन से, ध्यान रखिएगा। और बेल धातु को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घंटा। तो इसमें क्या होता है? इसमें 90% तांबा होता है और 10% टीन होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन में कह रहा है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? बताइए। तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर ये होता है एस्बेस्टस के कारण। किसके कारण? एस्बेस्टस के कारण। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति कैसी है? तो संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थाई समिति है। ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य रहते हैं। कहाँ के? केवल लोकसभा के सदस्य ही प्राक्कलन समिति में रहते हैं। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और बात बता देते हैं कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, ये दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन चुनना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, यही कथन गलत है। राष्ट्रपति पर वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। चलिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, सही बात है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही बात है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। हाँ, 280 में वित्त आयोग का चर्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, और एक क्वेश्चन नंबर 54 आ गया है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन। तो इसमें है 13 और इसका मतलब प्लस है। चलिए बना ही लेते हैं हम लोग भी प्लस, और ऐसे छोटा का मतलब माइनस है और फिर प्लस का मतलब डिवाइड है। तो ये हो जाएगा 3 और 13 8 21, और 21 में से 3 गया 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। आप लोग भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें पूछ रहा है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करने की कोशिश कर लेते हैं जब आ गया है सामने में। तो इसमें से फर्स्ट ट्रिक लगाते हैं प्लस वाला। कितना प्लस किया गया? ये प्लस किया गया है 15। तो एक बार 16 लगा के देखें। 16 करेंगे तो 82। 17 लगा के देखते हैं। 6 7 13 यानी 83, और फिर 19, 9 3 12। फिर हाँ ये देखिए, ये प्लस 15 किया है, फिर प्लस 17 किया है, फिर प्लस 19, फिर प्लस 21 और फिर प्लस 23, ऐसे बनाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 83। नेक्स्ट है अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या जो है उसे ज्ञात करना है अनुक्रम में। तो पहला है 7 15, 7 दूनी 14 प्लस 1 15। ठीक है। गुना 2 प्लस 1 किए। 15 दूनी 30 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 किए। 32 दूनी 64 प्लस 1। ठीक है। और ये हो जाएगा 32 दूनी 64 प्लस 3 करना चाहिए था ना मुझे, तो 3 तो हुआ नहीं, तो इसलिए 65 ही गलत हो जाएगा। ठीक है। 64 3 67 रहता तो सही रहता। नेक्स्ट है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो नवीन क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये दोनों भाई बहन हो गए, नवीन मामा हो जाएगा ना। तो नवीन क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है। पश्चिम की ओर कितना चलता है? 10 किलोमीटर। देखिए मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, हाँ, रीजनिंग और मैथ, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन मुंह से बनाने वाला, ऐसे चलिए एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है।
पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह बाईं तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। चलिए, बाईं तरफ मुड़ा के 15 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। चला दिए 20 किलोमीटर। अब वह अब उसकी दिशा कौन सी है? तो उसकी दिशा पूरब हो गई। दिख रहा है ना, इधर पश्चिम थी तो इधर पूरब हो गई। इसका आंसर हो जाएगा पूरब। नेक्स्ट है, हाँ ये भी रीजनिंग का है। A90Z25LT36। देखिए, सबसे पहले तो 9, 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है। तो इस हिसाब से एक, ये देखिए एक और डी 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, या फिर 4 में से एक, अच्छा ठीक है, हाँ मिल गया। 4 में से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कितना में से कितना घटा दे, तो इसका आंसर आ जाएगा भी यू वी हो गया, भी हो जाता है 22 और यू हो जाता है 21, और 22 में से एक जाएगा 21, 22 में से 21 जाएगा एक का स्क्वायर 1, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग को जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन जो होता है अपना पीडीएफ जो शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसे देख लीजिएगा, और उस पीडीएफ में सारा डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ज़रूर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके सुपर कॉप आरजे सर्च कीजिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा मेरा ग्रुप, और अपने कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप जुड़ सकते हैं कहीं से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, अगर 11:40 हो रहा है तो वास्तविक समय 12:20 हो रहा होगा। आप आराम से थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा तो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? NH4+ एरो का और N2, ठीक है। इसमें जो है नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना है? यह है ग्रीन हाउस गैस का मात्रा कम करना। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था क्या कि ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसे बचाना। और ओजोन परत का क्षय किसके कारण से हो रहा है? CFC उसका मुख्य कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है कहाँ? तो ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में बिल्लो की जो पेड़ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। बिल्लो की लकड़ी जो होती है वो हल्की और मजबूत होती है, इसी वजह से इसका प्रयोग करता है। और बिल्लो की जो पेड़ होती है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये साइंटिफिक नेम दिया हुआ है इसलिए पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 66 है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु को जंतु विज्ञान के भी पिता कहा जाता है। और ये जो बायोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और बोटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है बोटनी के जनक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कौन सा एक कूट फल है बताइए। तो ड्रम्प जो है वो एक कूट फल है। क्वेश्चन नंबर 68। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? तो पता ही होगा नेफेंथीज जो है वो कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? अंग नहीं है, ऑप्शन पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था? नहीं, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था बल्कि आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, यानी यही जो अंग 1813 के एक्ट का नहीं है।
नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। हाँ, 1813 में तो सुरक्षित था। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो कौन सा नियम है जो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो कौन सा ग्रह है बताइए? यह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। ये जो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, और इसका जो बड़ा आकार है इसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं? तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं, और इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स। यदि वायुमंडलीय दाब का पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, और सूर्य जो है वो भी एक प्रकार का तारा ही है। सूर्य एक प्रकार का तारा ही है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये बताइए, सूर्य की वर्तमान आयु लगभग कितनी है? तो सूर्य की वर्तमान आयु है 4.7 अरब वर्ष। 4.7 अरब, 4.7 अरब वर्ष, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो किसकी अधिकता होती है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ही ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है क्या? तो उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। उसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह आयोग 1983 में नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रॉटलैंड की अध्यक्षता में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 79, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में 1/3 भूभाग वनों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन 1952 के राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करते हुए 1988 में कुछ लक्ष्य और रखा गया। समस्त भौगोलिक क्षेत्र के 33% भूभाग पर वनावरण होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, परिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना इत्यादि। ये सभी बातें 1988 में संशोधन में शामिल किया गया। NEFA का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो NEFA का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 19 जो है उसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, एक प्रशासनिक विभाग के द्वारा की गई थी, और 1987 में से राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 81, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी नस्ल जो है वो किस घरेलू पशु से संबंधित है? वो संबंधित है गाय से। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 83, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा बाघ अभ्यारण्य स्थित है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 86, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताइए? यह है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। ऐसे तो इसकी हाइट 2696 मीटर है। कितना है? 2696 मीटर, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप खुद ही देख के इसे बना लीजिएगा। इसे मैं देख लूँ एक नज़र में, अगर समझ में आ जाए तो हाँ इसको यहाँ रख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, आप खुद से बना लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 भी है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एथलीट एशियन और इंडियन के शब्द को संबंधित दर्शाता है। तो ये हो जाएगा इसका एथलीट, इंडियन एशियन भी हो सकता है। अच्छा एशियन इंडियन एथलीट, हाँ सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखता है तो कितनी बार कितनी संख्याएं लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। इसमें मैं बनाना शुरू करूँगा, ये एक एक करके लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे इसका आंसर जो है आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें मैं पूरा PDF दे दूँगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और पूरा आप देख भी लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, कैसे बनेगा, आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 90 भी है और 91 और 92 भी, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है, बताइए कौन सा भाग। तो ये भाग है अमाशय। अमाशय जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, और ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा APB। इसको कुछ मिला दिया, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोण APB बराबर कोण AQB, कोण APB बराबर कोण AQB। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे टच कर रहा है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, ये सब क्वेश्चन मुझे बताने की शायद ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर वृत्त का व्यास निकालना है तो परिधि बटे पाई कर दीजिए, निकल जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, 22 नीचे रख दीजिए, 7 ऊपर रख दीजिए, ये कर जाएगा 40 बार में, और 40 सतह 280 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, और एक मैं आपको और बता दूं, अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, GK हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हैं, आपका कोई ना कोई हेल्प कर देगा। और कोई नहीं हेल्प करता है तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C, तो ये कौन सी श्रेणी में हो ये पूछ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वो डिटेल देख लीजिएगा जो मैं PDF डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग जुड़ जाइएगा। जुड़ना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 98 भी वही सेम क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो मैं नॉर्मल से भी बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत होगा तो। क्वेश्चन नंबर 99 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैंने जैसा ही आप लोग को बोला है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का जुड़ना उस ग्रुप से, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर्स के भी कुछ पॉइंट डालते रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सभी। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में मैं उसमें सारी डिटेल में बात करते रहता हूँ। कोई भी अगर कुछ भी पूछता है तो मैं उसका जवाब उसमें आसानी से दे पाता हूँ। कमेंट में मुझे देखना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मैं सभी का जवाब, कमेंट में भी अगर कोई कुछ पूछता है तो मैं सभी का जवाब देता हूँ। तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें पूछा हूँ आप लोग से, जैसे इस मैथ का, तो इसका आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।